नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिएगा, 2 सभ्यताएँ मैंने आपको पढ़ा दी है। जैसे आपकी एक कालीबंगा सभ्यता पढ़ा दी और दूसरी जो आपकी बेराड़ सभ्यता, जिसको विराटनगर भी कहते हैं। ये 2 सभ्यताएँ मैंने आपको कंप्लीट रूप से बहुत अच्छे रूप से पढ़ा दी। आज मैं आप लोगों को तीसरी सभ्यता पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है आहार सभ्यता। क्या कहते हैं इसको? आहार सभ्यता। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, पहला कंसेप्ट, ये जो सभ्यता है यानी कि यह सभ्यता आपकी बनास नदी घाटी के अंदर क्या हुई? विकसित हुई। इसका ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। इसको क्या कहते हैं? तो बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि ये कौन सी नदी घाटी के अंदर विकसित हुई थी? तो बनास नदी घाटी के अंदर विकसित हुई थी। इसका नाम क्या कहलाती है? बनास संस्कृति। दूसरा देखिएगा, इसकी लोकेशन की बात करते हैं, इसकी कंडीशन की बात करते हैं कि ये कहाँ स्थित है। तो ये ध्यान रखना आपका, आहाड़ नदी या आहाड़ को ही क्या कहते हैं? आइड़ नदी कहते हैं। आइड़ नदी को ही क्या कहते हैं? बेडस नदी कहते हैं। एक ही नदी है, नाम कितने? 3, आहाड़, आइड़ और क्या है? बेडच। ठीक है। इस नदी के तट पर, और आपका कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में स्थित है। ठीक है। एक कंसेप्ट और देखिएगा, आपकी जो आहाड़ नदी है या आइड़ नदी है, ये उदय सागर झील, जो उदय सागर झील आपकी कहाँ पर है? तो उदयपुर में है। ठीक है। आइड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद, ठीक है, किस नाम से जानी जाती है? तो बेड़स के नाम से। जैसे ये आपका मान लेते हैं क्या है? उदय सागर है। ठीक है। इस उदय सागर में ये इधर से आके गिरती है और फिर इसमें से, इधर से जब ये निकलती है तो यहाँ तक, तो इसको क्या कहते हैं? आइड कहते हैं। ठीक है। और जैसे ही ध्यान रखना, ये यहाँ से निकलती है तो ये क्या कहलाती है? तो ये बेड़स के नाम से पुकारी जाती है। ओके, आगे देखेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिएगा, दूसरा कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता है। ठीक है, बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। देखिएगा, उसके बाद में आता है कि इस सभ्यता को 3 नामों से जाना जाता है। इस सभ्यता के अन्य कितने नाम है? तो इसके 3 नाम है, या 3 नामों से पुकारा जाता है। एक-एक नाम की अपन बात कर लेते हैं। पहला देखिएगा, पहला कहते हैं इसे ताम्रवती सभ्यता कहते हैं। ताम्रवती सभ्यता क्यों कहते हैं? ठीक है, ये इसका प्राचीनतम नाम है, पहली बात। ठीक है, इसके 2-3 नाम है, 3 नाम है, ध्यान रखना। तो इसका सबसे प्राचीनतम जो नाम है वो आपका क्या है? ताम्रवती। अब क्यों कहा जाता है? उत्खनन में, खुदाई के अंदर, और यहाँ से कहते हैं कि अत्यधिक मात्रा के अंदर आपके तांबे के या ताम्र के क्या मिले थे? उपकरण मिले। इस कारण इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया था? तो ताम्रवती रखा गया। दूसरा कारण देखिएगा, यहाँ से तांबा गलाने की क्या मिली है? भटियां मिली है। इस कारण भी इसको क्या कहा जाता है? तो आपकी ताम्रवती कहते हैं। ठीक है। एक और देखिएगा, यहाँ के लोगों का जो प्रमुख उद्योग था, व्यवसाय था, वह था तांबा गलाना, और तांबा गला करके उसके क्या बनाना? उपकरण बनाना। ठीक है। ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिसके कारण इस सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहा जाता है? तो आपकी ताम्रवती सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, 3 बातें दोस्तों, तीनों बातें आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद में अगर आगे बात करते हैं, दूसरा कंसेप्ट देखेंगे। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ओके, देखिएगा, फिर ये कहता है कि आपकी ये जो आपकी पहाड़ सभ्यता है, ये 1800 ईसा पूर्व से लेकर के और 1200 ईसा पूर्व तक, ठीक है, ताम्र युगीन सभ्यता के यहाँ से क्या मिले हैं? अवशेष। कहने का मतलब 1800 ईसा पूर्व से लेकर और 1200 ईसा पूर्व तक ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो आपकी ताम्र युगीन सभ्यता मानी जाती है। तो ये 4 फैक्ट थे। इसको क्या कहा जाता है? तो आपकी ताम्रवती सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा नाम देखिएगा, दूसरा नाम है, इसको कहते हैं आघाट दुर्ग कहते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं? आघाटपुर के नाम से भी पुकारा जाता है। ये इसे क्यों कहा जाता है? देखिएगा, आघाट नामक दुर्ग के क्या मिलने के कारण? अवशेष मिलने के कारण। कहते हैं कि जब यहाँ पे उत्खनन किया गया, खुदाई की गई, तो खुदाई के अंदर यहाँ से एक आघाट नामक जो दुर्ग है, उस दुर्ग के यहाँ से क्या मिले थे? अवशेष। इसका इसका नाम क्या रख दिया गया था? और इसका नाम आघाटपुर रख दिया गया। दूसरा देखिएगा, यानी तीसरा, तीसरा इसका नाम है धूलकोट। ठीक है,
ये नाम इसे कहते हैं कि स्थानीय जो लोग थे, उन स्थानीय लोगों के द्वारा दिया गया। यानी कहने का मतलब स्थानीय लोगों द्वारा प्रदत्त नाम, दिया हुआ नाम। क्षेत्रीय जो भाषा यहाँ की, उस क्षेत्रीय भाषा में भी इसको क्या कहा जाता है, तो धूलकोट कहते हैं। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, इसके कितने नाम है, तो इसके 3 क्या बताए जाते हैं, नाम बताए जाते हैं। ठीक है, एक और देखिएगा, ये क्या, कोट का मतलब होता है टीला और धूल का मतलब मिट्टी। ये कोट का मतलब क्या होता है, तो टीला होता है, टीला। तो ऐसा कहते हैं कि ये आपकी धूल के टीले के नीचे दबी हुई मिली, इसका इसका नाम क्या रख दिया गया था, तो धूल कोट रख दिया गया था। ये हो गए, इसके 3 नाम हो गए। आगे देखिएगा, इस सभ्यता के अगर विस्तार की बात करते हैं कि इस सभ्यता का जो विस्तार था, ये कहाँ-कहाँ तक फैली हुई थी, ठीक है? तो देखिएगा, इसके विस्तार की बात करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? एक उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर और अजमेर, ठीक है? यानी राजस्थान के ये जिले थे, इन जिलों के अंदर इस सभ्यता का क्या था, विस्तार था। अगर कहना चाहें तो राजस्थान का जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला जो भाग है पूरा का पूरा, ठीक है ना? ऊपर आप अजमेर भी ले सकते हो, ठीक है? ये पूरा पूरा भाग था, ये कौन सी सभ्यता में था, तो ये आपका आघाटपुर सभ्यता, या ताम्रवती सभ्यता, या धूलकोट सभ्यता, या बनास सभ्यता, या बनास संस्कृति, ठीक है? आहड़ सभ्यता, कई इसके नाम है। तो पूरा क्षेत्र इस सभ्यता के अंदर ये समाहित था। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी क्या मानी जाती है, सभ्यता मानी जाती है, ठीक है? अपने राजस्थान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सभ्यता है, जैसे कालीबंगा सभ्यता मैंने आपको पढ़ा दी, आपके विराटनगर सभ्यता पढ़ा दी, उसके अलावा गणेश्वर सभ्यता भी है, और भी छोटे-मोटे पुरातात्विक स्थल है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो सभ्यता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपकी कौन-सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। ओके, आगे देखिएगा, आगे चल कर के ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता का और भी फैलाव हो गया था, और भी इसका विस्तार हो गया। तो कहा जाता है, आगे चल कर के इस सभ्यता का जो विस्तार था, वह आपका कच्छ की खाड़ी, ठीक है? कच्छ की खाड़ी में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है सुरकोटता, गुजरात में पड़ता है, तक हो गया। यानी कि एक एक बात और देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ तक हो गया। मालवा और सौराष्ट्र से भी इनका क्या था, संपर्क बताया जाता है। कहने का मतलब देखिएगा आप लोग, जैसे अपने राजस्थान की, जैसे इंडिया का छोटा-सा मैं नक्शा बना देता हूँ एक, आप लोग समझने का प्रयास करना, बस इतने से समझ में आ जाएगा। और अगर पूरा बनाना चाहो, तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है? पेन से थोड़ा ऐसे बनेगा। ये देखिएगा, ये यहाँ पर पड़ता आपका राजस्थान, ठीक है? और राजस्थान के अंदर आपकी जो, ये जो अपन पढ़ रहे हैं, आपकी आहड़ सभ्यता, ये पड़ती है नीचे वाले भाग में, दक्षिण के अंदर, ठीक है? यहाँ पे, ठीक है? और ये जो भाग है, ये पड़ता आपका गुजरात का भाग, ठीक है? तो गुजरात में ये 2 खाड़ियाँ हैं, ये आपकी खंबात की खाड़ी और ये आपकी कच्छ की खाड़ी, ठीक है ना? तो यहाँ से इस सभ्यता का जो विस्तार था, वह विस्तार आपका कहाँ तक हो चुका था? तो आपकी जो कच्छ की खाड़ी है, उस कच्छ की खाड़ी तक इसका क्या हो गया था, विस्तार हो गया। और खास करके कच्छ की खाड़ी में एक स्थान पड़ता जिसका नाम क्या आपका सुरकोटदा, वहां तक था, ठीक है? आगे देखिएगा, मालवा, मालवा की बात करते हैं, सौराष्ट्र प्रांत देखिएगा, पहले सौराष्ट्र प्रांत पहले गुजरात में पड़ता था। मालवा की अगर बात करते हैं, तो मालवा शब्द का जो प्रयोग था, ये हमेशा किसके लिए लिया गया, तो एमपी के लिए, यानी कि मध्य प्रदेश के लिए काम में लिया गया, ठीक है? अब ठीक अपन राजस्थान के इधर आते हैं, ठीक है ना? तो आपका क्या पड़ जाता है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। तो यहाँ तक भी इस सभ्यता का क्या था, विस्तार बताया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसको आप लोग याद रखोगे। आगे देखिएगा, दूसरा तथ्य देखिएगा, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये रहा, ठीक है? इसके उत्खनन की बात करते हैं, ठीक है? इसका जो खुदाई का कार्य था, प्यारे दोस्तों बता देता हूँ, उत्खनन का जो मतलब होता है, वो होता है आपका खुदाई होता है। क्या होता है? खुदाई। ओके, सुनिएगा, देखो,
सर्वप्रथम इसका जो उत्खनन था वह करने वाला जो विद्वान था, उस विद्वान का जो नाम बताया जाता है वह था आपका अक्षय कीर्ति व्यास। 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसका क्या किया गया, उत्खनन किया गया। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत दफा ये एग्जाम के अंदर पूछा गया, तो इसको याद रखना है। दूसरा देखिएगा, नेक्स्ट दूसरा उत्खनन था ये आपके रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा 1956 में किया गया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तीसरा देखिएगा, तीसरा उत्खनन एच डी साकलिया, ये साकलिया भैया, एस टी साकलिया 1961, और एस टी साकलिया के साथ में कौन थे, वीरेंद्र नाथ मिश्र, ठीक है। एस टी साकलिया का मुझे ध्यान नहीं है कि एग्जाम में पूछे गए या नहीं पूछे गए, लेकिन वीरेंद्र नाथ मिश्र पूछ लिए गए। तो ये तीन व्यक्ति एग्जाम के अंदर बहुत दफा पूछ लिए गए, अक्षय कीर्ति व्यास, उसके बाद में रतन चंद्र अग्रवाल, जिनको शॉर्ट में कहते हैं आरसी अग्रवाल, क्या कहा जाता है, आरसी अग्रवाल के नाम से पुकारा जाता है। और एक कौन है आपके, वीरेंद्र नाथ मिश्र, ठीक है। तीनों को एक साथ जब जब पूछा गया, तो पूछा गया कि निम्न में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका संबंध आहार से नहीं है। तो ऑप्शन में ये भी था, ऑप्शन में ये भी था, और ऑप्शन में ये भी था। इस प्रकार से ये तीनों आए, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद रख लेना, ठीक है। अब तीन ही याद रखते हो तो एक को क्या छोड़ते हो, एस टी साकलिया को, इसको भी याद रख लेना, ठीक है। आगे चलिएंगे, देखिए उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता, ध्यान रखना, आप लोग एंड तक बने रहें, क्लास को आप लोग स्किप ना करें। देखिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं मैं, ओके। देखिएगा, एस टी सांकलिया है, उनके द्वारा, ठीक है ना, एस टी सांकलिया ने अपनी एक पुस्तक का नाम क्या है, एक्सकेवेशन एट आहार, पुस्तक का नाम जरूर याद रखना है, एक्सकेवेशन एट ए आहार। इसमें इन्होंने इस सभ्यता का क्या किया है, उल्लेख किया है, वर्णन किया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एस टी साकलिया की पुस्तक का नाम क्या है, एक्सकेवेशन एट ए आर्ट। दूसरा देखिएगा, यहाँ के एक मकान से 6 चूल्हों, ठीक है, रोटी बनाने अपने वाला जो चूल्हा होता है, चूल्हों के अवशेष मिले, जो संयुक्त परिवार प्रणाली या फिर कह सकते हैं कि सामूहिक भोज व्यवस्था की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, जैसे मान लेते हैं ये एक क्या है, मकान है, ठीक है ना, यानी घर है, मकान का मतलब यहाँ पर क्या है, घर है, ठीक है। एक ही घर से, एक ही मकान से, और 6 क्या मिले हैं, तो आपके चूल्हे मिले हैं, जो किस बात की ओर संकेत करते हैं, संयुक्त परिवार की ओर। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक ही घर के अंदर, एक ही मकान के अंदर बहुत सारे लोग रहते थे, उनका भोजन बनाने के लिए, और ध्यान रखना, अनेक चूल्हों की क्या पड़ती थी, आवश्यकता पड़ती थी, जरूरी पड़ती थी। इस प्रकार से ये किस ओर संकेत करता है, तो सामूहिक भोज व्यवस्था की ओर, या फिर संयुक्त प्रणाली व्यवस्था की ओर क्या करता है, संकेत करता है। आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट आता है, आगे देखिएगा, एक चूल्हे पर मनुष्य की जो हथेलियां है, उन हथेलियों की जो छाप है, वह छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जो चूल्हा था, वो चूल्हा अपनी कच्ची मिट्टी का बनाते थे, और हाथों से उसे धीरे धीरे हल्के हाथों से पीट करके उसे क्या किया जाता था, तैयार किया जाता था, ठीक है। आप लोग ने, अगर कभी आप ग्रामीण क्षेत्र में गए हो, तो आज भी इस टाइप के जो चूल्हे हैं वो देखने को आपको मिल जाएंगे। आगे देखिएगा, आगे कहता है, यहाँ के जो क्या थे, यहाँ के भवनों का, भवनों की निर्माण परियोजना, ठीक है, अपरिवर्तित रखना, परिवर्तित है, यहाँ के मकान, थोड़ा सा कट गया, यहाँ के मकानों की परियोजना परिवर्तित रखना यहाँ की मुख्य विशेषता थी। ये भवन है, ध्यान रखना, ये क्या है, भवन, अपरिवर्तित रखना क्या था, मुख्य विशेषता थी भवनों की, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ही गजब की इसके अंदर बातें आपको सीखने को मिलेगी। देखिएगा आगे क्या कहता है, चकमक पत्थरों, चकमक पत्थर जो एक प्रकार से चमकीले पत्थर होते हैं, जिनको क्वार्टर्स भी कहते हैं,
चकमक पत्थरों के टुकड़े थे, उन टुकड़ों को भवनों की दीवारों को सुदृढ़ यानी कि मजबूत बनाने व चमकीला बनाने के लिए क्या करते थे, काम में लेते थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, इसको भी याद रखना है। आगे देखिएगा, यहाँ के जो घर थे, ठीक है ना, यहाँ के लोग घरों से या फिर मकानों से पानी था, उस पानी को निकालने के लिए चक्रकूप विधि का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। इस विधि का प्रयोग करते थे, चक्रकूप विधि का प्रयोग करते थे। देखिएगा क्या करते थे, ऐसे कहते हैं कि जैसे एक मटका लिया, ठीक है, ये मटका ले लिया, फिर एक मटका और लिया, वो इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, फिर एक मटका और लिया, वो इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। इस प्रकार से इनको जमीन के अंदर क्या कर देते थे, ये उतार देते थे, ठीक है। फिर इनमें क्या जाता था, पानी जाता था। इस विधि को क्या कहते थे, तो चक्रकूप विधि के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, कि आपके आहार सभ्यता के जो लोग थे, वह अपने पानी की निकास जो प्रणाली थी उसके लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते थे, तो चक्रकूप विधि का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट देखिएगा आप। नेक्स्ट, यहां से बस्ती के चारों ओर दीवार बनाने के या दीवार के क्या मिले हैं, अवशेष, ठीक है। ये फिर कह सकते हैं कि किसके अवशेष है, तो आपकी जो रक्षा प्राचीर है, रक्षा प्राचीर, उस रक्षा प्राचीर के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट आता है, यहां से कपड़े पर छपाई करने के आपके ठप्पे या फिर क्या थे, छापे भी मिले हैं। देखिएगा, छप्पे मिलना, छापे मिलना, ठप्पे मिलना इस बात की ओर संकेत करता है, यहाँ का रंगाई और छपाई करने का जो व्यवसाय था, वह व्यवसाय एक उच्च क्वालिटी का बताया जाता है, या फिर कैसा बताया जाता है, तो आपका उन्नत बताया जाता है। नेक्स्ट आता है, यहाँ से लाल व काले रंग के मृत भांड मिले हैं, जिनको उल्टी तपाई से पकाया जाता था। ऐसी तपाई से पकाते थे, तो उनको उल्टी तपाई से क्या किया जाता था, पकाया जाता था, ठीक है ना। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इन्वर्टेड फायरिंग, इन्वर्टेड फायरिंग, इसका मतलब क्या था, किस प्रकार से पकाते थे, जैसे देखिएगा एक गड्ढा होता था, उस गड्ढे के अंदर जो मटके थे, उन मटकों को ये किस प्रकार रखते थे, तो ये मटकों को इस प्रकार से उल्टा रखते थे, ठीक है ना। जैसे एक यहाँ रख दिया, फिर एक आपका यहाँ रख दिया, एक आपका यहाँ रख दिया, ठीक है, एक आपका यहाँ रख दिया, ठीक है। इस प्रकार से जो मटके थे, उन मटकों को क्या रखते थे, ये उल्टा रखते थे, और फिर इनके ऊपर घास फूस डाल करके बीच में ऐसे क्या डाल देते थे, लकड़ियां और घास डाल देते थे, और फिर इनको क्या करते थे, पकाते थे। इसको क्या कहते थे, उल्टी तपाई के नाम से पुकारा जाता था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक प्रणाली है, ठीक है, जिसका आज भी प्रयोग किया जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी, अब देखिएगा इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, और क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।